दिल ने फिर याद किया। सिनेमा के शायकीन और मौसीकी के शेदाइयों को शीबा का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है। आज दिल ने फिर याद किया में हम उसे एक अदाकार, निर्माता और लेखक को याद करेंगे जो हमेशा अपने जज्बे को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते गए। भले ही उन्होंने लीड रोल्स छोड़ दिए 1950 और 1960 के दशक के बाद, लेकिन 1990 तक वो काम करते रहे और अपनी अदाकारी का लोहा मनवाते रहे। हम बात कर रहे हैं भरत भूषण साहब की। भरत भूषण साहब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उनकी चहेती बेटी, जो खैर रूबरू तो नहीं होंगी लेकिन फोन इन लाइंस पर हमारे साथ जुड़ी रहेंगी थ्रू आउट द प्रोग्राम और भरत भूषण साहब के जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगी। शुरुआत में ये खास आपके लिए, जिसमें उनके जिंदगी के मुख्तलिफ ज़ावियों पर हमने रोशनी डाली है, उनके लाइफ के अलग अलग तजुर्बों से आपको रोशनास करा रहे हैं। ये क्या, आप यहाँ? हाँ, जरा कुछ काम था यहाँ। आप इधर कहाँ? मैं तो आप ही के यहाँ जा रहा था, ये किताब लौटाने के लिए। अच्छा तो फिर चलिए। लेकिन अब जाने क्या जरूरत है, किताब तो यहाँ भी लौटा दी जा सकती है। वाह, घर से किताब लेके रास्ते पे लौटाना कोई अच्छी बात है क्या? ओह, तब तो आपके घर तक जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको घर तक जाना भार लगे तो यहीं पर लौटा दीजिए। अच्छा, ये किताब लौटा देने के बाद क्या हमारा और आपका मिलना जुलना बंद? क्यों बंद हो जाना ही क्या ठीक नहीं? शायद ठीक ही हो, पर मन क्या हमेशा ठीक बात को मान ही लेना चाहता है? तब भी मैं आप ही की बात मान लेता हूँ। अच्छा, लीजिए अपनी किताब। नमस्ते। भारत भूषण, वो नाम जिनका शुमार हिंदुस्तानी सिनेमा के बेहतरीन अदाकारों में होता है। क्या अब भी कुछ कहने को बाकी है? ना। अच्छा तो चलिए, घर चलिए। अपने जमाने के सुपरस्टार और महंगे अदाकारों की फहरिस्त में भारत भूषण का नाम आता है। 1950 के दौर में अपने चाहने वालों के दिलों पर खूब राज किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1950 के दौर में जहां दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद साहब का चर्चा खासो आम था, वही भारत भूषण साहब इन दिग्गजों से कम न रहे। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। 14 जून साल 1920 में यूपी के मेरठ में भरत भूषण साहब की पैदाइश हुई। वालिद साहब पेशे से वकील थे, चाहते थे कि बेटा भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चले, पर साहिबजादे की चाहत थी फिल्म में नाम कमाने की। भारत भूषण चोरी छुपे फिल्में देखने जाया करते थिएटर्स में, और जब घर पहुंचते तो हमेशा वालिद साहब की डांट खाते। लेकिन उन्हें इससे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उनके जहन में फिल्मों का कीड़ा जो था, उन्हें अदाकार बनना जो था, वो अदाकार बनना तो चाहते थे, पर साथ ही साथ वो क्लासिकल गायक भी बनना चाहते थे। खैर, ये सपना पूरा तो नहीं हुआ उनका, पर बतौर गायक उन्होंने फिल्मी पर्दे पर इस किरदार को बखूबी जिया अपनी कई फिल्मों में। झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। 2 साल की उम्र में माँ का साया सर से उठा और पूरा बचपन नैनीहाल में ही गुजारना पड़ा। वहीं पर अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल की। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद कोलकाता चले आए ताकि वहां अदाकारी के जौहर सीख सके, सिनी पर्दे पर भी रोल्स निभा सके। ऐसे में कोलकाता में सिनेमाई पर्दे पर भरत भूषण ने काम किया। उस वक्त उन्हें माहाना 60 रुपए मिलता था, पर मंजिल तो मुंबई ही थी, इसीलिए अपने आप को बतौर अदाकार एस्टैब्लिश करने के लिए मुंबई की तरफ रुख किया। मुंबई में 1941 में एज ए सपोर्टिंग रोल से ही उन्होंने फिल्म चित्रलेखा से शुरुआत की। करीब 10 साल तक कैरेक्टर रोल्स ही निभाते रहे। तब जाके 1948 में फिल्म आई सुहागरात, जिसमें अदाकारा गीता बाली के साथ बतौर हीरो उन्हें फिल्मकार केदार शर्मा ने साइन किया, और ये फिल्म भारत भूषण की पहली हिट बनी। अभी अपनी अदाकारी से शोहरत की बुलंदियों को छूना बाकी था, और ये मुमकिन हो पाया फिल्म बेजू बावरा से, जहां से उन्होंने स्टारडम की शुरुआत की। गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा ओ हमारा तुम्हारा रहेगा
रहेगा मिलन। 1952 में बेजू बावरा से सुपरस्टार की फहरिस्त में भारत भूषण का नाम शुमार होने लगा। फिल्म में मौसीकार आजम नौशाद साहब का संगीत था और मीना कुमारी के हमरा उन्हें कास्ट किया गया। साथ में मोहम्मद रफी साहब की जादुई आवाज उनके साथ रही और ऐसे में भारत भूषण का कामयाब सफर शुरू हुआ, जहां हर एक फिल्म मेकर उनके साथ काम करने के लिए बेकरार था और हर एक बड़ी अभिनेत्री उनकी फिल्मों का हिस्सा बनने को बेचैन थी। ऐसे में जन्म हुआ एक नए सुपरस्टार का, जिनके पास बतौर हीरो फिल्मों की लंबी लाइन लगी हुई थी। अब तो नीर बहाले। स्टारडम के इस कामयाब दौर को भारत भूषण ने 1960 की दहाई में भी जिया। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्में लिखनी भी शुरू की और उनका निर्माण भी करना शुरू किया। फिल्में इतनी कामयाब रही कि भारत भूषण सबसे अमीर अदाकार और फिल्म मेकर की फेहरिस्त में आने लगे। भारत भूषण के इस कामयाब दौर की कुछ और फिल्मों में आनंद मठ, मिर्जा गालिब, जहां आरा, फागुन जैसी फिल्में भी काबिले गौर है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब तक जो भी भारत भूषण ने सोचा था, जो भी ख्वाहिशें और उम्मीदें जिंदगी से लगाई थी, वो सारी पूरी हो रही थी। पर अचानक से एक ऐसा फैसला भी लेना पड़ा जो शायद उनके करियर और जिंदगी के लिए सही नहीं रहा। हालांकि उन्हें इस बात का अफसोस कभी नहीं रहा, पर उनके चाहने वालों को इसका रंज और मलाल हमेशा से रहा और अभी भी है। ये फैसला था एक के बाद एक फिल्मों का निर्माण करना। दरअसल उनके भाई रमेश चंद्रा, जो खुद एक फिल्म स्टूडियो आइडल स्टूडियो के मालिक थे, अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते थे। भारत भूषण साहब के प्रोडक्शन तले ही भारत भूषण साहब ने भाई की बात को मानते हुए फिल्म का निर्माण भी किया। फिल्म रिलीज हुई पर बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब साबित हुई। पर भारत भूषण साहब इस नुकसान की भरपाई करना चाहते थे, पर वक्त शायद उनके साथ नहीं था। फिल्में एक के बाद एक नाकामयाब साबित होती गईं और भारत भूषण को झटके पे झटके लगते गए और लगातार 5 साल तक सख्ती का दौर देखना पड़ा। वो दौर जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। उनकी जिंदगी से कई चीजें जाती रही, पर भारत भूषण साहब ऐसी शख्सियत ठहरे कि उन्होंने कभी भी इस बात को जाहिर नहीं होने दिया और जो मिलता गया उसी को मुकद्दर समझकर आगे बढ़ते गए। उन्होंने एक बार फिर से कैरेक्टर रोल्स निभाने शुरू किए बिना किसी झिझक के। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए। साल 1969 फिल्म प्यार का मौसम में शशि कपूर के वालिद का किरदार भी निभाया। उन्हें फिल्म मेकर नासिर हुसैन ने ऑफर किया था ये रोल इतना दमदार था कि कैरेक्टर रोल्स में उनके चहेतों ने उन्हें दिल से एक्सेप्ट किया। तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। भारत भूषण साहब ने बेहतरीन कैरेक्टर रोल्स निभाए, अपनी अदाकारी में कहीं भी कोई कमी नहीं बाकी रखी और चेहरे की मुस्कुराहट को हर दौर में हर हाल में बनाए रखा, चाहे हालात और वक्त इनके हित में रहे हों या ना रहे हों। 1990 के दौर में भी वो बेहतरीन कैरेक्टर रोल्स निभाते गए। मुल्जिम सुनील कुमार ने खुद अपने जुर्म का इकबाल किया है कि एक मामूली से झगड़े में उसने गुस्से में आकर 5 नौजवानों का खून कर दिया है। अदालत की नजर में ये एक बहुत संगीन जुर्म है, लिहाजा ये अदालत मुजरिम सुनील कुमार बल्द चंद्रकांत सिंह को इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। भारत भूषण साहब ने जितनी आसानी से रोमांटिक और बतौर लीड किरदार फिल्मी पर्दे पर निभाए, उतनी ही सहजता और सरलता से उन्होंने माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल किरदार भी अदा किए। तो गिरिधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ने कोई। गर्ज अदाकारी के हर एक पहलू को भारत भूषण ने पर्दे पर बखूबी जिया।
तो गलत नहीं होगा। चुप चुप रह के लुटाया दिल तुझ पे, एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, चुप चुप रह के। और हरफन मौला का खिताब भी पाया। दिल ने फिर याद किया में आज हम बातें और यादें ताज़ा कर रहे हैं मशहूर मारूफ अभिनेता, अदाकार, निर्माता और लेखक भरत भूषण साहब की। भरत भूषण साहब की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है उन्हीं की प्राउड बेटी, चहेती बेटी, जिनका नाम है अपराजिता भूषण। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हाय शिवा। हाय अपराजिता, हाउ आर यू डूइंग? आप रूबरू होती तो ज्यादा बेहतर होता। एक दिन जरूर मैं आपके साथ होंगी। और मैं कहना चाहती हूँ कि दिल ने फिर याद किया कि सभी दर्शकों को और शिवा आपको मेरा बहुत सारा प्यार और प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। आप हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा है और हम भरत भूषण साहब को याद कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर, भिन्न पहलुओं पर हमें रोशनी डाली है और आपसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। जो आप, जैसे कि आप अपने वालिद साहब पिताश्री के बहुत ज़्यादा क्लोज रही, वो बहुत ही प्यार करते थे आपसे और आपकी डॉटर को भी उतना ही सराहते थे, प्रिया को भी उतना सराहते थे। आपने अपने वालिद साहब को बहुत करीब से देखा। भरत भूषण साहब की ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स आपने बहुत अच्छे से देखे। इनफैक्ट आपने कई बार इंटरव्यू दिया है, आर्टिकल्स आपके आए हुए हैं जिसमें आपने बारहा ये कहा है कि भरत भूषण साहब को जिस तरह से लोगों ने बाद में देखा सो वो सही नहीं था। जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं थी उनके बारे में वो सही नहीं था। आखिर दिनों तक वो बहुत अच्छे से आलीशान तरीके से रहे, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कौन से ऐसे गुण हैं जो आपने अपने वालिद साहब से सीखे, जिनसे आप बहुत मुतासिर थी? वो ऐसी बातें जिन्होंने आपके स्ट्रगलिंग डेज में आपका मनोबल काफ़ी बढ़ाया। सबसे पहले एक डॉटर से ये सवाल हम पूछेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझसे ये बातें जानना चाहा। आज जो कुछ भी हूँ मैं शिवा, और मैंने जो कुछ भी सीखा है, तो मैं कहूँगी कि मैंने किताबों से नहीं, मैंने स्कूल में नहीं, मैंने अपने पिताजी की जिंदगी से और उनके एक्सपीरियंसेस से सब सीखा है। और वो एक ऐसे इंसान थे जो सिर्फ एक अच्छे अभिनेता नहीं थे, लेकिन एक बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान थे जिनको कला से इतना प्यार था, किताबों से और म्यूजिक से और सब कुछ। और जैसे आपने कहा कि मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि अगर इंसान के पास कला हो किसी भी तरह की, पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, लिटरेचर, और स्पिरिचुअली अगर वो ग्राउंडेड हो, उनके कुछ संस्कार हो, तो जिंदगी के कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो इंसान कभी भी उम्मीद नहीं खोता है। और ये मैंने अपने पिताजी से देखा है कि उनके बंगले, गाड़ी, जब सब कुछ चले गए, लेकिन उन्हें मैंने टूटते हुए कभी नहीं देखा। क्या बात है। हाँ, उनकी आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे, मैंने कभी गिला शिकवा नहीं सुना किसी के भी खिलाफ। जैसी जिंदगी आई उनके सामने, उन्होंने जिया और बड़े प्यार से उसे एक्सेप्ट करके जिया और अपने शर्तों पे जिया, अपनी शर्तों पे जिया। कभी किसी के सामने उन्होंने हाथ नहीं फैलाया, कभी काम नहीं मांगा। जब उन्हें लगा कि नहीं, अब वो हीरो नहीं बन सकते, तो उन्होंने लास्ट में कुछ उनकी 2 फिल्में थी, जहारा और तकदीर, जिसमें उन्होंने मेन लीड किया था। उसके बाद वो बहुत ग्रेसफुली अपने कैरेक्टर रोल्स में समा गए। और जब कभी 2 महीना 3 महीना शूटिंग भी नहीं होती थी, तो चुपचाप अपनी किताबें, अपना संगीत लेके चुपचाप बैठ जाया करते थे। और अंत तक उन्होंने जिंदगी का साथ देके, मुझे वो गाना याद आता है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। देवानंद साहब पर फिल्माया गया, बिल्कुल सही। खैर, आपने बहुत अच्छी बातें कही उनके बारे में। आपने अपना बचपन जो है अपने वालिद साहब के साथ बिताया।
माँ की थोड़ी कमी रही, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा। सरला जी की मैं बात करूं, भरत भूषण साहब की पहली पत्नी की मैं बात करूं, जब वो महज 32 साल की थी तब आप पैदा हुई। उस वक्त शूटिंग खत्म ही हुई थी, रिलीजिंग डेट था बरसात की रात का, तो उसके दौरान उनकी पहली पत्नी सरला जी का इंतकाल हो गया, वो वफात कर गई। और आपके पैदा होने के बाद, तो उसके बाद बरसात की रात की हीरोइन रत्ना जी से उन्होंने शादी कर ली। आपके रिश्ते फिर अपनी दूसरी माँ के साथ वैसे नहीं रहे। मैं ये जानना चाहूंगी सबसे पहले, आपको क्या लगता है उनका डिसीजन उस वक्त सही था? मैं ये कहूंगी कि मेरी मदर की डेथ के बाद बहुत जल्दी उन्होंने शादी नहीं की थी और करीब 10-12 साल तो उन्होंने शादी नहीं की और उसके बाद उन्होंने रत्ना जी से शादी की और रत्ना जी ने उन्हें बहुत संभाला। मैं डेफिनेटली ये कहूंगी कि भारत जी उनके साथ बहुत खुश थे और मैं उसमें खुश थी कि चलिए मेरे पिताजी के साथ कोई है। और उस वक्त जब उनका वक्त खराब शुरू हुआ तो रत्ना जी ने जरूर उनका साथ दिया, तो इस बात की मुझे खुशी है। जी, इस बात की आपको खुशी है, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन जब आपकी माँ का देहांत हुआ उसके बाद आपके पापा ने ही, भरत भूषण साहब ने ही आपको संभाला और आपकी बहन, बड़ी बहन को भी संभाला, अनुराधा जी को भी संभाला। तो वो दौर कैसा था, वो पल कैसे थे जो अपने पापा के साथ आपने बिताए? किस तरह से वो शूटिंग भी किया करते थे और आपको भी टाइम दिया करते थे? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। मुझे हमेशा ये अफसोस रहेगा कि मैंने कभी मेरी माँ को नहीं देखा, उनके प्यार को नहीं जाना। और मेरी बड़ी बहन अनुराधा मुझसे 2-2.5 साल बड़ी थी और वो मतलब नॉर्मल बच्ची नहीं थी। वो चल नहीं सकती थी, उनका मेंटल आईक्यू भी कम था। तो मुझे बचपन के इतने दिन याद हैं कि पिताजी की एक तो अनुराधा में जान थी, वो उसे बहुत प्यार करते थे और उस वक्त वो सुपरस्टार थे। तो जब मैं पैदा हुई तो मुझे याद है कि हमें इतना वक्त हमारे पिताजी के साथ नहीं मिलता था। हाँ, बहुत सारे डोमेस्टिक हेल्प थे, गवर्नेंसेस थी जिन्होंने हमें बड़ा किया है और बड़ा किया था, लेकिन वो कमी हमें जरूर महसूस हुई। और मुझे ज्यादा, एक माँ की तो कमी थी लेकिन वक्त पिताजी भी हमें नहीं दे सकते थे, लेकिन इतना है कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों को इतने प्यार से रखा, हमें किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने दी। जितना भी वक्त हमारे साथ गुजार सकते थे जरूर गुजारा और हमारे ऊपर पूरा ध्यान रखा उन्होंने। कुछ पिक्चर्स, इमेजेस हैं हमारे पास, उनसे भी पता चल रहा है जी, वो आपको ध्यान बैठ जाते थे, तानपुरा लेके, मतलब फिल्म फेयर में ये फोटोज आते थे, तानपुरा लेके हमें सिखाते थे और हम कैसी पढ़ाई कर रहे हैं क्या, उस पर पूरा ध्यान था उनका। ओके, चलिए ये तो रही कि उन्होंने आपको बहुत वक्त भी दिया, संभाला भी और कमी महसूस नहीं होने दी, मतलब माँ का फर्ज भी उन्होंने बखूबी निभाया, साथ ही साथ वो जो स्टारडम था उनका, उसको भी उन्होंने बरकरार रखा। खैर, अब हम बात करेंगे, थोड़ा उनके बचपन में जाते हैं। उनके बचपन में अगर हम जाएंगे तो उनकी भी माँ जो है वो वफात कर गई जब वो सिर्फ 2 साल के थे, तो मतलब वो भी माँ के बगैर ही रहे। और उनके वालिद साहब बहुत ज्यादा सख्त थे क्या? आपसे तो उन्होंने जरूर की होगी ये बात बहुत बहुत जिक्र करते थे वो। हाँ। उनकी माँ का नाम था सुभद्रा और उन्हें भी अपनी माँ की कमी बहुत महसूस होती थी। उनके पिताजी का नाम था मोतीलाल जी, और मोतीलाल जी को राय बहादुर का खिताब मिला हुआ था अलीगढ़ में, ठीक है। और बहुत लैविश फैमिली से, बहुत बड़े खानदान में पैदा हुए थे वो और उनके बड़े भाई रमेश चंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने बरसात की रात, बसंत बहार और नई उम्र की नई फसल बनाई थी। जी जी। तो मोतीलाल जी कभी नहीं चाहते थे कि मेरे पिताजी कभी फिल्म लाइन में आए या म्यूजिक में इंटरेस्ट, और इनको बचपन से बहुत शौक था म्यूजिक का जी। तो हमें बताते थे कि उनका जो फार्म हाउस था अलीगढ़ में, वहां पे अपना हारमोनियम लेके वो निकल जाते थे रियाज करने, और हाथरस से उस्ताद इनायतुल्लाह खान आते थे दोनों भाइयों को संगीत सिखाने के लिए। ओह ब्यूटीफुल। हाँ जी जी। तो वो उस वक्त से उन्हें बहुत शौक था रीडिंग, राइटिंग, पढ़ने का,
और फिर उन्होंने अपने पिताजी के साथ बगावत की और कहा कि नहीं, मुझे तो फिल्म लाइन में जाना है और म्यूजिक में दिलचस्पी है। फिर वो कलकत्ता चले गए। कलकत्ता, क्योंकि उस वक्त फिल्में काफी बनती थी कलकत्ता में, तो वहां पर जब गए तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत फाइनेंशियल तकलीफें देखी, और फिर वो जब लौटे, उन्हें भक्त कबीर जब मिल गई, उनकी सबसे पहली फिल्म, फर्स्ट फिल्म, राइट जी। उसके बाद वो वापस लौटे अलीगढ़। वहां उन्होंने मेरठ में जाके सरला जी से शादी की, और सरला जी को लेके फिर वो मुंबई आए। लेकिन उसके बाद मुंबई में वैसे भी उनको और भी स्ट्रगल करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मामला बहुत सुलझा हुआ था। काफी उलझनें थी, काफी रुकावटें थी, लेकिन रुकावटों को पार करते हुए फाइनली उनको जब बेजू बावरा मिली तो देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। विजय भट्ट साहब दरअसल बेजू बावरा में बड़े बड़े स्टार्स को लेना चाहते थे, लेकिन नौशाद साहब ने उन्हें ये कहा कि भाई आपको नए लोगों के साथ अब काम करना चाहिए, तो दैट्स व्हाई उन्हें बेजू बावरा मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि नौशाद साहब के कारण ही उन्हें बेजू बावरा मिली। उससे पहले बिल्कुल बिल्कुल हमेशा कहते थे, और उससे पहले उन्होंने 2-3 ऐसी फिल्में की थी। एक तो बिमल रॉय जी की माँ की थी, राइट। और कहते हैं कि वो माँ और बेटे के प्यार की मतलब एक मिसाल थी। बहुत अच्छी फिल्म थी वो, बहुत टचिंग, और बहुत लाइट रोल शुरू में किया था उन्होंने, बाद में सीरियस हो जाता है। जब लोग कहा करते थे कि वो लाइट रोल्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो साबित हो रहा है। उसका ये गाना बहुत ही बेहतरीन गाना है। वो मैं जरूर प्ले करूंगी। आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहे, और जिसमें किशोर दा की आवाज है और साथ में महबूब साहब भी है। बहुत ही हैंडसम, बहुत ही कूल लुकिंग लग रहे हैं वो। ओ जियो जियो मेरे लाल। दिल ने फिर याद किया में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। भरत भूषण साहब पर हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। स्टे ट्यून। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। आज यादें और बातें ताज़ा हो रही हैं मशहूर और मारूफ अदाकार और फनकार भरत भूषण साहब पर, उन्हीं की बेटी अपराजिता भूषण से, जो हमारे साथ फोन लाइन्स पर जुड़ी है। कूल लुकिंग पे बात आ गई, तो मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि वो बहुत स्टाइलिश थे। बहुत थे, मतलब उनको पहनावे में क्या अच्छा लगता था पहनना? जैसे कि फिल्मों में हमने देखा उनके ज्यादातर मैथोलॉजिकल फिल्में, हिस्टोरिकल फिल्में उन्होंने की, रोमांटिक तो बहुत कम की, लेकिन बावजूद उसके वो अपनी रियल लाइफ में, निजी जिंदगी में काफी स्टाइलिश थे। तो पहनावा किस तरह का उन्हें पसंद था? जी, पाली हिल के बंगले में मुझे याद है एक रूम तो पूरा म्यूजिक रूम था, जिसमें उनके तानपुरा, वीणा सब कुछ रहते थे, और दूसरा एक पूरा कमरा उनका उनके कपड़ों से भरा हुआ रहता था। उन्हें शेरवानी पहनने की बहुत आदत थी और उन्हें बहुत पसंद था। आपने शायद देखा होगा कि बरसात की रात में भी उन्होंने एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले किया है काफी फिल्मों में, और उनकी उर्दू तो पहले से बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी उनकी उर्दू, और वो शेरवानी पहनना बहुत उनको पसंद था, और ये स्टाइलिश शर्ट्स और वो, तो उनका पहनावा हमेशा अप टू डेट रहता था। बहुत शौक था उन्हें, बिल्कुल शौक था, और साथ में उन्हें म्यूजिक का भी बहुत शौक था। और जब उनकी म्यूजिकल फिल्में हम देखते हैं तो ऐसा लगता है वाकई वो फिल्में उन्हीं के लिए बनाई गई थी, और उनका वो ड्रीम था कि वो इस तरह की म्यूजिकल फिल्में करें। उन फिल्मों के गाने बिल्कुल यादगार तस्वर किए जाते हैं। लेकिन अगर हम म्यूजिक के बारे में अब बात करें, किसी भी फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद या फिर फिल्म के रिलीज के बाद जब वो अपने घर पे अपने दोस्तों को बुलाया करते थे तो कव्वाल रहा करते थे, वहाँ पे बड़ी बड़ी महफिलें हुआ करती थी, शेर व शायरी की महफिलें हुआ करती थी। और क्या वो उन महफिलों में कभी कभार खुद भी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले किया करते थे? क्योंकि हमने अक्सर उन्हें देखा है स्टार के साथ, वीणा के साथ, या फिर क्लैरिनेट के साथ, हमने उन्हें वायलिन के साथ भी देखा है। यस, वो हारमोनियम तो बजाते थे और सितार वगैरह सब बजाते थे। वो हारमोनियम तो खुद उन्होंने मुझे सिखाया था जब मैं कॉलेज में थी। और दूसरी बात उनकी एक चीज थी कि अगर जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उन्हें फिल्मों में बजाना होता था तो वो बिल्कुल सही तरीके से उनकी उंगलियां उस पर चलती थी। मतलब वो बहुत प्रैक्टिस करते थे। जैसे बसंत बहार में उन्होंने फ्लूट बजाया बिल्कुल, या फागुन में या और भी फिल्मों में, तो वो बहुत ध्यान रखते थे कि असल में फ्लूट कैसे बजाया जाता है। और वो
तो और उनकी लिप सिंक बिल्कुल परफेक्ट हुआ करती थी। मतलब वो एक्चुअली उनकी किसी ने एक बार कहा था, मैंने सुना था कि रफी साहब ने एक बार कहा था जब वो गाना था बेजू बावरा में, वो दुनिया के रखवाले, हाँ। तो एंड में जब वो आलाप ऊपर जाते हैं ना, हाँ। तो कहते हैं कि भारत जी की नसें गले की मतलब दिखती थी, मतलब वो सही उसमें पूरा समा जाया करते थे। यहाँ बात ये भी आ जाती है कि उन्हें पढ़ने लिखने का इतना ज़्यादा शौक था कि उन्होंने अपने घर पे एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई थी, जिस लाइब्रेरी में हमेशा आप भी बैठा करती थी उनके साथ, और वहाँ करीबन 1 लाख से ज़्यादा किताबें थी। और किस तरह की किताबें पढ़ने का शौक था? आप यकीन करेंगी शिवा, हर तरह की किताब उनकी लाइब्रेरी में थी। और उस वक्त जब मैं छोटी थी तो वो ड्यूटी मेरी बन जाती थी कि हर 2-3 महीने में जितने भी 20-25 कबर्ड होते थे किताबों के, तो हर किताब को निकाल के मुझे पोंछ कर अंदर रखना पड़ता था उस वक्त। लेकिन राइट फ्रॉम निकोस कज़ांत्ज़ाकिस, एलिया कज़ान, बर्नार्ड शॉ, मारी कोरेली, थॉमस हार्डी, और हिंदी में प्रेमचंद, शरदचंद्र, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, हर तरह की किताबें, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ड्रामा, पोइट्री, और ये हर तरह की किताबें थी। खैर, उन्होंने मैथोलॉजिकल फिल्में, हिस्टोरिकल फिल्में की, उसके लिए सब ज़रूरी था। मुझे लगता है कि जो भी रोल उन्हें मिला तो उनको देखकर ही मिला। फिल्म मेकर्स को पता था, वो बहुत नॉलेजेबल इंसान है, वो बहुत सहज तरीके से ये रोल निभा पाएंगे। यस, बिल्कुल। और मतलब वो पूरा डूब जाते थे उन किताबों में, और वो शायद उनके बेस्ट फ्रेंड्स थे। म्यूजिक एंड बुक्स, दे वर हिज बेस्ट फ्रेंड्स, जो एंड तक जिन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा और इन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। अभी हम थोड़ा सा आपको रोकते हैं, हम हमारे साथ फोन लाइन पे आप जुड़ी ही रहेंगी, लेकिन हम जरा उनकी फिल्मी करियर पर और उनकी बेहतरीन अदाकारी पर, चाहे वो मैथोलॉजिकल फिल्में हो, हिस्टोरिकल फिल्में हो या म्यूजिकल फिल्में हो, उसका एक पैकेज हमने तैयार किया है। वो हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, व्यूअर्स को दिखाते हैं, उसके बाद हम आपके साथ वापस रूबरू हो जाते हैं, मतलब फोन लाइन पर रूबरू हो जाते हैं। भारत भूषण हकीकी जिंदगी में जिस तरह की शख्सियत थे, वैसे ही किरदार उन्हें फिल्मी पर्दे पर भी निभाने को मिले। जब फिल्म मेकर सोहराब मोदी ने मिर्जा गालिब बनाने की सोची तो उनके जहन में भारत भूषण का ही नाम आया। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और जब फिल्म मेकर विजय भट्ट ने बेजू बावरा और चैतन्य महाप्रभु जैसी फिल्में बनाने की ठान ली तो भारत भूषण ही उनकी नजरों में आए, और चैतन्य महाप्रभु के लिए भारत भूषण को 1954 में फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्टर के एजाज से भी नवाजा गया। इसी तरह से SN त्रिपाठी ने जब कवि कालिदास और संगीत सम्राट तानसेन बनाने का फैसला किया तो उनके जहन में इन किरदारों को पर्दे पर अंजाम देने के लिए भारत भूषण से बेहतर कोई न लगा। गुरुदेव, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। मेरी प्रेरणा, मेरी प्रतिभा, बुद्धि, भावना सब कुछ मुझे छोड़कर चली गई हैं। गर्ज हर एक फिल्म मेकर के जहन में भारत भूषण ने एक खास छाप छोड़ दी थी। किसी ने उनमें संगीतकार को देखा था, कोई उन्हें शायर का किरदार में देखना पसंद करता था, किसी को उनमें साधु संत नजर आता था तो कोई महान नायक के रूप में उन्हें देखना पसंद करता था। किस्मत भारत भूषण पर मेहरबान होने लगी थी क्योंकि उनमें कोई भी किरदार अंजाम देने की सच्ची लगन थी, और इसी लगन को देख किस्मत ने भी उनका साथ दिया। 1941 में डायरेक्टर रमेश्वर शर्मा फिल्म भक्त कबीर बना रहे थे तो उस वक्त उनके जहन में भारत भूषण नहीं बल्कि एक्टर ओमकार नाथ ठाकुर थे। फिल्म पर काम भी शुरू हुआ था, पर अचानक से डायरेक्टर और एक्टर के दरमियान इख्तिलाफात का सिलसिला फिल्म को लेकर शुरू हुआ। फिल्म रुक गई और डायरेक्टर की नजर भारत भूषण पर पड़ी और उन्होंने उन्हें फौरन फिल्म में बतौर लीड कास्ट किया। ऐसे में भक्त कबीर से एक नया सितारा चमक उठा। हालांकि भक्त कबीर 1942 में रिलीज हुई, यानी चित्रलेखा के 1 साल बाद, तो रिकॉर्ड्स के मुताबिक चित्रलेखा भारत भूषण की पहली रिलीज फिल्म बनी। खैर, सितारा तो चमक उठा था, पर अभी सुपरस्टार बनने के लिए जदोजहद के और भी मराहिल तय करने बाकी थे। भक्त कबीर के बाद दीगर और फिल्मों में भी भारत भूषण ने काम किया, जिनमें सुहाग रात, भाई बहन, किसी की याद वगैरह जैसी फिल्में काबिल जिक्र है। जब तक न 1952 में बेजू बावरा उनकी झोली में आई, फिर तो जैसे पीछे मुड़ने का कहीं कोई नाम न था, ना ही रास्ता था। इस फिल्म ने न सिर्फ भारत भूषण को बल्कि इस फिल्म से जुड़े दूसरे फनकारों को भी कामयाबी का मीठा घूंट पिलाया, जिनमें खुद फिल्म के मौसीकार नौशाद साहब, गीतकार शकील बदायूनी, गुलकार मोहम्मद रफी साहब और लता जी शामिल है। साथ में मीना कुमारी ने भी इस फिल्म से मकबूलियत हासिल की।
बेजू बावरा के फौरन बाद भारत भूषण की जोली में एक और धमाकेदार किरदार आया, मौसीकार का किरदार। भारत भूषण अब कामयाब सफर को निकल पड़े थे, पर तरक्की की और भी मंजिलों को हासिल करना बाकी था। 1954 में सौरभ मोदी की फिल्म मिर्जा गालिब को भी निभाना बाकी था। सादत हसन मंटो की एक कहानी पर मबनी इस फिल्म ने 1955 में प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल का एजाज अपने नाम किया। सुरैया के साथ भारत भूषण की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। गुलाम मोहम्मद साहब की मौसीकी ने फिल्म को और भी अमीर बना दिया। मिर्जा गालिब के बाद एक और म्यूजिकल हिट भारत भूषण की झोली में आ गिरी। साल 1956 की बसंत बहार, जिसमें उनके ऑपोजिट अदाकारा निम्मी थी। शंकर जयकिशन की मौसीकी ने फिल्म में चार चांद लगा दिए। निम्मी के साथ भारत भूषण की जोड़ी को फिल्म अंगुलीमाल में भी पसंद किया गया और सोनी महिवाल में भी। सोनी महिवाल के संगीतकार एक बार फिर नौशाद साहब थे और अंगुलीमाल में अनिल बिस्वास की मौसीकी थी। भारत भूषण की जोड़ी मधुबाला के साथ भी खूब पसंद की गई। कई हिट फिल्में इस जोड़ी ने दिए, जिनमें गेटवे ऑफ इंडिया, कल हमारा है, फागुन और बरसात की रात जैसी फिल्में सरे-फेहरिस्त है। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी। फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया में मधुबाला और भारत भूषण को एक साथ पर्दे पर रोमांटिक अवतार में लाने का काम किया फिल्म मेकर ओम प्रकाश ने, जो खुद भी एक बेहतरीन एक्टर थे। 1957 की फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया में मधुबाला और भारत भूषण के रोमांटिक अवतार को खूब सराहना मिली। ये फिल्म भी हिट रही। मदन मोहन का संगीत था और राजेंद्र कृष्ण के लिखे नगमे थे। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राज़दार अपना। यहाँ फिल्म मेकर और संगीतकार एस.एन. त्रिपाठी का भी नाम लेना जायज है। एस.एन. त्रिपाठी ने भारत भूषण को उनके करियर की 3 बड़ी हिट फिल्में दी, जिनमें कवि कालिदास, रानी रूपमती और संगीत सम्राट तानसेन काबिल जिक्र है। रानी रूपमती में निरूपा राय के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया, खासकर उन पर फिल्माए गीत जिन्हें शैलेंद्र ने कलमबद्ध किया था। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, ऐसा है जीवन का खेला। भारत भूषण ने इस कामयाब दौर में और भी कई बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम किया, जिनमें वैजयंतीमाला, सुचित्रा सेन और माला सिन्हा काबिल गौर है। 1962 में 11,000 लड़कियां में माला सिन्हा के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। भारत भूषण और माला सिन्हा फिल्म जहां आरा में भी जोड़ी के रूप में नजर आए थे। यहाँ भारत भूषण की एक और फिल्म तकदीर का जिक्र करना भी लाजमी है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी कामयाबी की दूसरी पारी खेली थी चंद नाकाम फिल्मों के बाद। एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ। माना कामयाबी के बाद नाकामी का दौर भी भारत भूषण ने देखा, पर इन्होंने हर दौर को हंस के जिया भी और पार भी कर लिया और एक सच्चे अभिनेता की तरह जिंदगी का हर घूंट खुशी खुशी पिया। अपराजिता जी, फिर से आप हमारे साथ जुड़ गई फोन लाइंस पर। हाँ जी। बार बार मुझे एहसास हो रहा है, क्योंकि स्टूडियो में आपकी पिक्चर्स चारों ओर है, भरत भूषण साहब की पिक्चर्स चारों ओर है, बस थोड़ी कमी है कि आप सामने नहीं हैं। हाँ, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। खैर, फिर से हम आ जाते हैं उनके अदाकारी पर। जैसे उन्होंने बड़े बड़े एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, मधुबाला है, नूतन भी है, सुरैया है, गीता बाली है, मीना कुमारी जी है, बेजू बावरा तो उन्हीं के साथ ही। मधुबाला जी पे आएंगे। मैं इसलिए मधुबाला जी पे आ रही हूँ, भले उन्होंने बहुत सारी लीड एक्ट्रेस के साथ काम किया, लेकिन मधुबाला जी के साथ उनका रिश्ता कुछ अलग सा रहा। अलग इस वजह से भी रहा क्योंकि मधुबाला जी जो है, उनके साथ फिल्में तो उन्होंने की, लेकिन वो खास तौर से भरत भूषण साहब की वाइफ, उनकी पत्नी यानी आपकी माँ सरला जी के ज्यादा करीब थी। और मधुबाला जी ने कई बार इंटरव्यूज में कहा कि उनकी लाइफ में अगर कोई सबसे बेस्ट फ्रेंड रही, खास दोस्त रही, एंड शी वाज नन अदर देन सरला जी। और उन्होंने प्यार में देना सरला जी से ही सीखा। तो उनकी दोस्ती कैसे शुरू हुई? मधुबाला जी के साथ ऐसी दोस्ती थी कि घर पे आना जाना और मतलब बहुत गहरी दोस्ती थी उनके साथ। और मुझे ये याद है कि मैं जब करीब 13-14 साल की थी, तो मधुबाला जी के जाने के कुछ 6 महीने पहले उन्होंने कहा था मेरे पिताजी को कि एक बार बच्चों से मिला दो, तो मुझे ले गए थे वो मधुबाला जी से मिलने। और अभी भी मुझे याद है कि बांद्रा में, जहाँ सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ती थी, तो वहाँ मधुबाला जी का घर था
और हम मिलने गए। इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैं आज तक नहीं भूलूंगी। जैसे वो एक संगमरमर की मूर्ति जैसी थी और उनका बोलना करना, तो ये एक स्पेशल था। उन्होंने काफी आर्टिकल्स में लिखा है कि भारत जी की पहली पत्नी जो सरला जी थी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने उसमें जिक्र भी किया है कि अशोक कुमार की वाइफ भी मेरी अच्छी दोस्त थी, लेकिन जो दोस्ती सरला जी के साथ थी वो किसी और के साथ पूरी करियर में नहीं रही, ये मधुबाला जी ने कहा। एक और दोस्त उनकी लाइफ में खास अजीज रहा, मैं साहिर लुधियानवी साहब की बात कर रही हूँ, जिन्होंने उनकी फिल्म के लिए लिखा भी। लेकिन साहिर लुधियानवी साहब का बारहा ये कहना था कि उनकी जिंदगी में इतने लोग आए और गए, लेकिन जो शख्स उनकी लाइफ के सबसे करीब रहा वो थे भरत भूषण साहब। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैंने अपनी लाइफ में बहुत से बेहतरीन गाने लिखे हैं, मोस्ट ऑफ द गाने जो है वो मैंने भरत भूषण साहब के घर की लाइब्रेरी में लिखे हैं। ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये कहा है कि हम इतने दोस्त तो थे, लेकिन जब हम मिला करते थे तो बातें कुछ नहीं होती थी, सिर्फ खामोशी होती थी। और उन्हें भरत भूषण साहब की वो साइलेंस ज्यादा पसंद थी। आपने भी देखा होगा साहिर लुधियानवी साहब को घर आते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने क्यों इस तरह का बिल्कुल इतनी गहरी दोस्ती एक पोइट के साथ? क्या भरत भूषण साहब खुद भी कहीं ना कहीं एक कवि थे अंदर ही अंदर? बिल्कुल थे। और देखिए वो कभी भी सोशल टाइप के इंसान नहीं थे, ना पार्टियों में जाना, ना बड़े बड़े फंक्शंस में जाना। मुझे याद है कि सांता क्रूज में जब हमारा बंगला था, बहुत बड़ा बंगला, वहां पे भी जो मुशायरे होते थे या पाकिस्तान के कवाल साहब जो आते थे सब, तो वहां पे राज कपूर साहब और बड़े बड़े आर्टिस्ट वहां आते थे और रात को मुशायरे होते थे। हमारे पाली हिल के बंगले में भी संगमरमर के चबूतरे बनाए थे पिताजी ने, वहां पे भी। तो उनको शौक था सिंगर्स, लिरिसिस्ट और इन सब जो गाने गाते थे, इन चीजों का इनको बहुत शौक था। साहिर जी के साथ एक अजीब उनका बॉन्डिंग था कि साहिर जी का आना जाना हमेशा हमारे यहाँ लगा रहता था। सांता क्रूज के बंगले में पिताजी शूटिंग पे होते थे तो भी साहिर जी आते थे, बैठते थे लाइब्रेरी में, अपने गीत लिखते थे। और मैंने ये भी सुना है कि जब पिताजी कभी आते थे शूटिंग से तो साहिर जी मजाक में कहते थे कौन चाहिए आपको, तो मतलब इतना अपनापन था उनमें। और साहिर जी ने ये भी कहा है कि ही वॉज द बेस्ट फादर। मैंने ऐसे पिता नहीं देखे हैं जो अपने बच्चों को इतना प्यार से बिन माँ के बड़ा करते हैं। तो बहुत आप तो फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ी ही रहेंगे, लेकिन साहिर साहब और उनके दरमियान और कौन सी खास बातें थी, उन दोनों के काम के बारे में भी हम रोशनी डालेंगे अपने इस खास पैकेज में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हमें आपके साथ और भी बातें करनी है। जरूर। दीवान तो नहीं बिका प्यारे, अलबत्ता घर का सामान जरूर बिक गया। भारत भूषण साहब को जितना प्यार अदाकारी से था, उतनी ही मोहब्बत उन्हें शायरी और अदब से भी थी। कुछ ऐसी ही मोहब्बत नगमे निगार साहिर साहब को भी भारत भूषण से थी। साहिर और भारत भूषण के दरमियान दिलचस्प राब्ता फिल्म बरसात की रात के दौरान ही मजीद बढ़ा। फिल्म बरसात की रात 1960 की भारत भूषण की कामयाब तरीन फिल्मों में शुमार होती है। इसके हिदायतकार पीएल संतोषी थे और आर चंद्रा फिल्म के निर्माता थे। मधुबाला फिल्म में शायर की मोहब्बत थी और शामा भी फिल्म का अहम हिस्सा थी। साहिर साहब ने नगमे लिखे थे और रोशन साहब की मौसीकी ने फिल्म को और भी आबाद कर दिया। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। भारत भूषण साहब ने एक शायर का ही किरदार निभाया, ठीक साहिर साहब की शख्सियत से मिलता जुलता। और यही वजह रही कि एक शायर और एक अदाकार एक दूसरे को करीब से जानने लगे। कहानियों पर बहस होती थी, गीतों पर चर्चा होती थी और अदब से दोनों की मुश्तरका मोहब्बत पर भी गौर ख्वाज होता था। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें। साहिर साहब अपनी एक तहरीर में कहते हैं, मैंने अपने कई बेहतरीन गीत भारत भूषण के घर में ही कलमबंद किए, क्योंकि जो सुकून मुझे उनके घर में मिलता था वो कहीं और मैंने कभी महसूस नहीं किया था। साहिर साहब ने भारत भूषण पर 1961 में एक मजमून भी लिखा था जिसमें उन्होंने भारत भूषण साहब के कई गुणों पर बात की थी।
साहिर कहते हैं, भारत एक चट्टान की मानिंद थे, हौसले से भरपूर, एक ऐसी शख्सियत जो बेहद सादगी से जिंदगी जीने में विश्वास रखते थे और ना कहना जैसे कभी उन्होंने सीखा ही नहीं था। वो किसी को दुखी नहीं करना चाहते थे और सारे जमाने का दुख अपने अंदर समाये बैठे थे। किताबों से इस कदर मोहब्बत थी उन्हें कि उनके घर दाखिल होते ही महसूस होता था मानो किसी शायर के घर दाखिल हुए हों। अपने इस आर्टिकल में एक वाकये का जिक्र करते हुए साहिर लिखते हैं कि एक बार वो भारत भूषण के लिविंग रूम में इंतजार कर रहे थे उनके आने का। जब भारत साहब घर पहुंचे तो मैंने मजाक में उनसे कहा, किनसे मिलना है आपको? वो जरा ठहरे और कुछ पल के ठहराव के बाद जवाब दिया, बिल्कुल साहिर साहब, आप ये सवाल पूछने का हक रखते हैं क्योंकि मेरा ये घर किसी फिल्म स्टार का कम लेखक का ज्यादा लगता है। उनकी बातों में अपनापन था, घर के हर कोने में अपनापन था, अपनेपन की मिसाल थे भारत भूषण साहब। अपने इस आर्टिकल में साहिर साहब मजीद कहते हैं कि एक बार एक फिल्मकार ने मुझसे एक फोटोग्राफ के लिए पूछा। जब मैंने उनके हाथ में अपना फोटो थमा दिया तो फोटो देखकर कहने लगे कि आप इसमें शायर नहीं दिखते। मेरा जवाब था कि भाई अगर आपको शायर का फोटो चाहिए तो आपको भारत भूषण की फोटो मांगनी चाहिए। सच तो ये है कि कई नामवर फिल्मकार साहिर लुधियानवी साहब को गीत लिखने की मुंह मांगी कीमत से भी ज्यादा देते थे, उन्हें हर तरह की सहूलियत भी फराहम करते थे, पर साहिर साहब भारत भूषण साहब की फिल्मों के लिए बिना पैसों के, बिना कीमत के भी गाने लिखने को हमेशा तैयार रहते थे, क्योंकि जो सुकून उन्हें भारत भूषण के हमरा उनके घर में गाना कलमबद्ध करने में मिलता था, वो सुकून भरा माहौल कहीं और ढूंढने से भी नहीं मिल पाता था साहिर साहब को। बशते दिल रस्नोदार से रोटी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोटी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोटी ना गई। भारत भूषण साहब शायर न होते हुए भी एक शायर के जज्बात से वाकिफ थे, क्योंकि शायरी को खामोशी से मोहब्बत होती है और इस मोहब्बत को भारत भूषण से बेहतर कोई नहीं समझ पाता था। यही वजह रही कि एक अदाकार और शायर के दरमियान इतना गहरा राब्ता और इतना अटूट रिश्ता रहा। मायूस तो हूँ वादे से तेरे, कुछ आस नहीं कुछ आस भी है। मैं अपने ख्यालों के सदके, तू पास नहीं और पास भी है। मायूस तो हूँ वादे से तेरे। दिल ने फिर याद किया में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। हम मिलेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है आप ही के फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। आज बातें और यादें ताज़ा हो रही हैं मशहूर मारूफ एक्टर, अदाकार जो पहले चॉकलेट बॉय ऑफ इंडियन सिनेमा कहलाए जाते हैं, नन अदर देन भरत भूषण साहब। आइए उनकी बेटी अपराजिता भूषण से कुछ और बातें करते हैं। अपराजिता जी, फिर से आप हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा अलग अंदाज में आप हमसे बात कर रही हैं लेकिन फिर भी वो एसेंस तो मिल ही रहा है हमें। वो यादें बिल्कुल ताज़ा हो रही है कि भरत भूषण साहब की अदाकारी के बारे में, उनके खास दोस्तों के बारे में, क्योंकि उन्हें किताबों से बहुत लगाव था जी, रीडिंग राइटिंग से बहुत प्यार था जी। लेकिन यहाँ शायद आपको बहुत अफसोस हुआ था जब उनका इंतकाल हो गया, तो वो किताबें जो है वो आपने डिमांड की थी रत्ना जी से कि भाई मुझे वो किताबें चाहिए, लेकिन वो किन्हीं कारणों से आपको नहीं दे पाई और बहुत ज़्यादा अफसोस, हर्ट आपको तब हुआ जब आपने चर्च गेट स्टेशन पे वो किताबें बिकती हुई देखी। आपको नहीं लगता कि आपने शायद कहीं ना कहीं कमी पेशी की है? हो सकता है रत्ना जी के पास आप बारह जाती, उन्हें कन्विंस करती और आप वापस वो किताबें ले पाती। ये अफसोस आपको हमेशा रहा, और क्यों ऐसा नहीं हो पाया? क्या ऐसा हुआ कि वो किताबें आपको नहीं मिल पाई, आप अपने पास रख नहीं पाई भरत भूषण साहब की वो लाइब्रेरी? जी शिबा, ये अफसोस मुझे हमेशा रहेगा, क्योंकि
मैंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और बचपन से वो मुझे अपनी किताबों के पास ले जाते थे और कहते थे, मुझे प्यार से शीलू बुलाते थे, बोलते थे शीलू ये किताब पढ़ो, ये किताब। मतलब बचपन से मैं उन किताबों को पढ़ पढ़ के बड़ी हुई हूँ। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, मुझे बस इतना चाहिए था कि वो किताबें मिल जाए और उनका म्यूजिक कलेक्शन मिल जाए। इतना बड़ा म्यूजिक कलेक्शन था जिसमें सब गजलें, गाने, सब कुछ थे। और लेकिन मैंने रत्ना जी से जरूर मैंने मांगी थी ये 2 चीजें। मैंने कहा कि मुझे कम से कम किताबें दे दीजिए। उनके अपने रीजंस होंगे कि उन्होंने नहीं दिए, और बाद में मुझे ये अफसोस हुआ सुनकर कि वो सब किताबें चर्च गेट स्टेशन के बाहर या कहीं पेवमेंट पे कुछ बड़े राइटर्स ने देखे किताबें वहां पे पड़ी हुई। इस बात का मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन ये जिंदगी है, मैं कुछ नहीं कर सकी। आई कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। क्या ऐसा था जो रत्ना जी उस तरह का प्यार आपको दे नहीं पाई या आप दोनों बहनों को दे नहीं पाई? मेरी शादी के बाद मेरा आना जाना तो लगा रहा, और मेरे दोनों बच्चों से, मेरा एक बेटा है, बेटी है, मेरी बेटी से तो खास उनका बहुत प्यार था। उसका नाम उन्होंने ही रखा था, विष्णुप्रिया। और आना जाना तो हमारा था, लेकिन कहीं शायद मेरी भी शादी हो गई थी तो मैं उसमें उलझ गई थी। फिर मैं 12 साल के बाद जब मैं 30 साल की थी तब मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। तो मेरे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थी कि बच्चों के लिए घर बनाना, ये तो शायद उस वक्त थोड़ा सा गैप पड़ गया हमारे मिलने में या वो। लेकिन तो भी हम लोग हमेशा, मतलब ऐसा नहीं था कि कनेक्शन टूट गया था, वो हमेशा था। और रत्ना जी से ज्यादा मेरे पिताजी के साथ तो मेरा कनेक्शन था ही। बिल्कुल सही, बिल्कुल। यस। खैर, आपकी आखिरी मुलाकात आपके पिताजी के साथ किसी फिल्म के सेट पे हुई? जी जी जी। ये जो लास्ट मीटिंग हमारी थी, जो मुलाकात थी, ये हमेशा मेरे दिल में रहेगी, क्योंकि वो उनके गुजरने के कुछ 15-20 दिन पहले की बात है। मैं एक स्टूडियो में शूट कर रही थी, तो मेरे मेकअप दादा ने आके मुझे कहा कि दूसरे सेट पे आपके पिताजी शूटिंग कर रहे हैं, और मैं काफी महीनों से उनसे मिली नहीं थी, तो मैं भाग भाग कर गई उनसे मिलने। और मैं बाहर खड़ी थी, वो अंदर अपना डायलॉग रिहर्स कर रहे थे। जैसे मुझे उन्होंने देखा तो बाहर आए, बोले अरे शीलू तू यहाँ किसकी शूटिंग कर रही है? तो हमने कुछ 5 मिनट बात की, फिर मुझे बोले ठहर जा, मैं शॉट देख कर आता हूँ। गए अंदर, उसी प्रोफेशनल वे में वो उन्होंने अपना शॉट दिया, डायलॉग्स बोले। मैं वही देख रही थी बाहर खड़े होके कि अभी भी वो उसी प्रोफेशनलिज्म से काम करते हैं, चाहे वो 1 सीन हो 2 सीन। उसके बाद वो बाहर आए, मुझसे कुछ 5-7 मिनट उन्होंने बातें की। अचानक शिवा मुड़कर वो जाने लगे, तो मैंने पीछे से आवाज दी, मैं उनको पापा जी कहती थी। मैंने कहा पापा जी आप जा रहे हैं? तो थोड़ा सा मुड़े, हाथ ऊपर किया और बोले बस बेटे मेरा तो पैकअप हो गया। और उसके बाद वो चले गए, और सच में उसके बाद उनका पैकअप हो गया मेरी भी जिंदगी में से और दुनिया से भी। तो ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी। उनके आखिरी दिनों में ये भी कोट किया गया, खबरें आई कि अमिताभ बच्चन साहब ने उन्हें एक बस स्टॉप पे देखा, बिल्कुल लाचार, बेबस की तरह। तो उन्हें बहुत दुख हुआ था, मतलब समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है। बट ये खबरें आई हर जगह, यही सारी खबरें। अभी भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनके आखिरी दिन बहुत ख़राब गुजरे, उनके पास खाने के पैसे नहीं थे और वो बस स्टॉप पे नज़र आते थे, मतलब लोग उसे मांगते हुए नजर आते थे, जबकि वो अपने शर्तों पे जीने वाले थे। आपने लेकिन बारहा इन बातों को नकारा है। असल वजह क्या रही है, ये हमें बताएं आप। वो अपने घर में उनकी डेथ हुई है, मलाड में, अंधेरी वेस्ट में। वो रेंटल घर से अपने खुद के अपार्टमेंट में 3 बेडरूम हॉल के घर में उनकी डेथ हुई है। वो कभी कभी 2-2 महीने शूटिंग नहीं होती थी, तो भी ऐसा कभी मैंने देखा नहीं कि वो बसेस में घूम रहे हैं। वो टैक्सी लेते थे, गाड़ी नहीं थी उनके पास। वो लास्ट के कुछ 10-15 साल वो टैक्सियों में जाते थे, उन्हें कन्वेंस मिलता था शूटिंग पे। और कभी कदा बहुत रेयर ओकेजन में जब उन्हें शूटिंग के लिए देर हो जाती थी और टैक्सी नहीं मिलती थी, वो बहुत पंक्चुअल थे अपने काम में और डिसिप्लिन। तो उस वक्त मुझे याद है कि 2-3 बार उन्होंने रिक्शा भी मंगाई थी और गए थे।
लेकिन बस में उन्होंने कभी पैर नहीं रखा, उन्होंने वॉचमैन का काम कभी नहीं किया। मैंने ये भी सुना कि उनकी लाश को ट्रक में डाल के एंड में ले गए थे। वो मलाड में जब गुजरे तो देयर वर सम फिल्म पर्सनालिटीज वहाँ पे उनके साथ थी जो जुहू क्रेमेटोरियम में जाके उनके लास्ट राइड्स किए हैं। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती कि जब वो खुद के, और सबसे बड़ी बात है, आप यकीन करेंगे कि उन्होंने लास्ट के कुछ 5-6 सालों में अनुराधा को देवलाली में एक रेंटल घर में रखा था, देवलाली नासिक के पास है, ठीक है, वहां पे उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके हेल्थ के लिए। तो जब वो 2 घर मेंटेन कर रहे हैं, वो इंसान बसेस में क्या घूमेंगे? आप मुझे बताइए, इस सवाल का क्या जवाब है? चलिए, एक बार फिर से इन बातों को आप नकार रही हैं और एक बार फिर से हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, वो कहीं रोड पे नजर नहीं आए, बस की क्यू में नहीं दिखे, ट्रेन में उन्होंने उसके बाद भी सफर नहीं किया। खैर, अच्छा, लेकिन शिवा मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। करिए ना, अगर कोई इंसान अगर बस में गया भी तो उसमें बवाल मचाने की क्या जरूरत है? उसमें जो कंट्रीब्यूशन वो इंसान ने, जो फिल्म इंडस्ट्री को, फैंस को, दोस्तों को जो भी कंट्रीब्यूशन किया, आप उसको छोड़ के आप ऐसी बातें करने में अगर आपको खुशी मिलती है तो कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना वो भारत जी को फर्क पड़ता है, ना हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो क्या थे। शिवा, जब मैंने शादी की, मेरे हस्बैंड मतलब एक ऐसे खानदान से थे, मैं बसेस में घूमी हूँ, मैं जो गाड़ियों में घूमी थी मेरे पिताजी के साथ, हमारे बच्चों को गोदी में लेके हम बसेस में घूमे, तो उसमें क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? सही, क्योंकि फाइनली आपको अपने बच्चों को भी समझाना है ना कि जिंदगी में स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, ऐसा दौर भी कभी आ सकता है। यू हैव टू प्रिपेयर देम। तो इसमें बवाल करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये एक हकीकत है, ये एक कड़वी सच्चाई है इस इंडस्ट्री की। जब आपका स्टारडम होता है, जब आप पीक पे होते हैं, तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का सा फिल्में ना चलने लगी और लोग दूर हो जाते हैं। शिवा, जब मिर्जा गालिब रिलीज हुई थी जी, तो हम उन पलों को क्यों नहीं याद करें कि उन्होंने सुरैया जी के साथ बैठ के नेहरू जी के साथ स्क्रीनिंग देखी थी मिर्जा गालिब की। सही है। तो वो बातें याद करके मैं खुश रहती हूँ। मैं उनके एल्बम निकाल के जब वो फोटोज देखती हूँ जनरल मानिक शॉ के साथ और मेडल मिलते हुए, वो मेरे लिए खुशी की बात है। तो मैं परवाह नहीं करती हूँ कोई कुछ भी बोलने दीजिए उनको, अगर खुशी मिलती है तो। जाते जाते मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि भरत भूषण साहब ने कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए या कुछ डिसीजंस हड़बड़ी में लिए? मैं जरूर कहूंगी कि मैंने कुछ बातें सीखी हैं उनसे, जिस पे अमल मैं करती हूँ। बहुत ज्यादा भी किसी पे ट्रस्ट, विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें बहुत कॉशियसली अपनी जिंदगी में लोगों को शामिल करना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हमारा कोई फायदा ना उठाए, गलत फायदा ना उठाए। तो ये कुछ उनकी मिस्टेक, कि बहुत ज्यादा इनोसेंट होना भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा भी होना ठीक नहीं है, जो हमें लास्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये उनकी शायद ये वीकनेसेस थी बस। जी, जितना भी उन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा को दिया है वो हमेशा यादगार है और उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में आप जरूर हमसे रूबरू हो जाएंगे और भी बेहतरीन बातें होंगी। बिल्कुल शिवा, ये भी कहना चाहूंगी लास्ट में शिवा कि अगर भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दिया तो मैं फिर से उनकी बेटी बन के पैदा होना चाहूंगी। ओह लवली, सुपर। थैंक यू शिवा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। और दिल ने फिर याद किया कि सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाज़िश। प्रणाम। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का दिल ने फिर याद किया भरत भूषण साहब पर बेहद पसंद आ गया होगा। उनकी बेटी अपराजिता भूषण ने कई सारी बातों पर से पर्दा उठाया, कई सारी ऐसी बातें वाज़ेह तौर से हमारे सामने रखी जो लोगों ने बेवजह जिनका बवाल मचा दिया था। सच हमेशा सामने आता है और आज भी सच सामने है। सच ये है कि भरत भूषण साहब हिंदुस्तानी सिनेमा के बहुत ही बेहतरीन अदाकार, निर्माता और लेखक रहे। इन्हीं बातों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त। एक नई शख्सियत की याद लेकर हाजिर हो जाएंगे। इनफैक्ट एक नई शख्सियत से आपको रूबरू भी करवाएंगे अपने नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छी फिल्में, अच्छा म्यूज़िक सुनने के शौकीन हो जाइए, क्योंकि अच्छा म्यूज़िक और अच्छी फिल्में आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। इसी बात के साथ खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय फॉर नाउ।
ने फिर याद किया।